अगर मैं आपसे ये कहूँ कि म्यूचुअल फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई प्लान नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एवरेज रिटर्न यानी बैंक एफडी से रीजनेबली ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। हालांकि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उस प्रोडक्ट में निहित रिस्क को कम से कम कर सकता हूँ। नमस्कार, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ फंडामेंटल्स। मैं हूँ शरद बिंदल। नाम तो आपने सुना, अब तो सुन लिया होगा, इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ। एनीवे, नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, I'll wait. So I'm assuming here that you are watching this video because you perhaps have searched for mutual fund for beginners or how to invest in mutual fund. अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हैं तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि मैं थोड़ा घूमते घामते हुए मंजिल तक पहुंचता हूं, because the idea is to clear basic fund days first. Yeah, I know it's irritating sometimes, but it has its own sweet benefits. आप मेरे साथ बने रहिए और आप खुद समझ जाएंगे। एंड कॉन्सिक्वेंटली हम बात करेंगे हाउ से पहले वाई और व्हाट पे, यानी वाई म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं थोड़ा घूम घाम के मंजिल तक पहुंचता हूं, बट आई प्रॉमिस यू दैट दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग दैन द डेस्टिनेशन। सो वाई म्यूचुअल फंड। आप पाएंगे कि इन इंडिया रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव मच चॉइसेस। सो हमारे एक कॉर्नर पे हमको दिखता है बैंक डिपॉजिट्स, बैंक एफडीज़, जिसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो जो रिटर्न मिलेगा वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा आफ्टर टैक्स। दूसरे कॉर्नर पे आपको मिलता है शेयर्स या स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे, जहाँ पे कितना मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं तो बैंक एफडी से काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में कहीं आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की उत्पत्ति के समय करीब 1500 शेयर्स थे जो कि उस समय मार्केट में लिस्टेड थे ना। अगर एक आम इंसान को शेयर्स में पैसा लगाना है तो वो कैसे एनालाइज करेगा कि उसे किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड की उत्पत्ति हुई थी और ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा कंबाइंड पूल हो पैसे का जिसको मैनेज करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि सक्षम भी हो, दक्ष भी, आसान भाषा में कॉम्पिटेंट भी हो, कैपेबल भी। यानी कि म्यूचुअल फंड की उत्पत्ति का बेसिक वजह ये थी कि आप पैसा एक जगह पे इकट्ठा कर दो और आपको एनालिसिस वाले काम से मुक्ति मिल जाएगी। ये इंसान जो कि कॉम्पिटेंट है ये शेयर्स की और स्टॉक्स की एनालिसिस कर सकता है। इस पूल में पैसा लगाने वाले लोगों को यूनिट होल्डर्स कहते हैं। जो इंसान इस पैसे को मैनेज कर रहा होता है वो फंड मैनेजर कहलाता है और जो कंपनी इस फंड मैनेजर को एम्प्लॉय करती है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी AKA AMC कहलाती है। फंड मैनेजर आगे इस पैसे को उस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लगा देता है। यानी कि अगर ये इक्विटी स्कीम है तो फंड मैनेजर आगे इस पैसे को शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में लगाएगा। अगर ये डेट स्कीम है तो फंड मैनेजर आगे इस पैसे को बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एटसेट्रा फिक्स्ड इनकम मार्केट में लगाएगा। नाउ मज़ेदार बात, आज म्यूचुअल फंड की करीब 1500 स्कीम्स मार्केट में हैं। तो मैं सोचता हूँ वो बेचारा आम इंसान अब सोच रहा होगा कि किस में लगाऊँ। नाउ जैसा मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट आप उस पैसे से करते हैं जो आपके पास सरप्लस होता है। सरप्लस पैसा वो पैसा होता है जो ज़रूरी खर्चों में पैसा खर्च करने के बाद भी आपके पास बच जाता है। ये वो पैसा होता है जिस पैसे की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं होती है। कैसा लगा डायरेक्टर साहब? अरे सर बस करो, सीधा पॉइंट पे आओ, ऑडियंस बोर हो रही होगी। अब सिर्फ काम की बात होगी। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। Here are the 5 elements you need to know on how to invest in mutual funds. First element, ways of investing in mutual fund. There are primarily 2 ways, lump sum, SIP. लम सम को ऐसे समझते हैं कि आपके पास में 10 लाख रुपए है और आप इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक साथ, एक बार में या रैंडमली डिवाइड करके। तो
इस माध्यम से किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपका लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आपके पास ये पैसा इकट्ठा होता है जनरली दो वजहों से। पहली वजह, आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 60,000 रुपये खर्च कर देते हैं, 40,000 रुपये आपके अकाउंट में बच जाता है महीने दर महीने। 6 महीने बाद आप देखते हैं कि अरे ये तो 2,40,000 रुपये हो गया, लाओ अब इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है जहाँ पे आपको विंड फॉल्स हो जाते हैं, यानी सपोज़ आप सैलरीड हैं, आपको साल के एंड में बोनस मिल गया एक अच्छा खासा, दुआएं हमारी आपके साथ, और आपके पास एक इकट्ठा अमाउंट आ गया एंड नाउ यू आर सर्चिंग कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट कर दूँ। कई और तरीके हो सकते हैं विंडफॉल के। गाज़ियाबाद में आपकी प्रॉपर्टी थी, बिक गई, उसकी वजह से आपके पास इकट्ठा पैसा आ गया। आपके किसी दूर के रिश्तेदार ने अपने विल में आपके लिए 2 करोड़ रुपए छोड़ के निकल लिए। That's what we all wish for anyway. So this is about the lump sum investments. Now what is SIP? Systematic Investment Plan. आसान भाषा में SIP क्या होता है, कैसे काम करता है, how it works. So you decide the frequency of SIP, say monthly. You decide the amount, a certain amount to be invested, say 10,000 rupees per month, and you decide the tenure, say for 10 years. नाउ इस पर्टिकुलर डेट पे आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट के मार्केट में इन्वेस्ट होता रहता है। ये कोई रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, हैंस द नेम ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि म्यूचुअल फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई प्लान नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ एक ऑप्शन है, आई एम नॉट क्रेजी, बट ये डिस्कशन फिर कभी। वापस आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। हमारा सेकंड एलिमेंट है रिटर्न एक्सपेक्टेशन। देखिए, अगर आप संतोषी जीव हैं, यानी कि और ज़्यादा चाहिए वाली श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आपके लिए बेहतर विकल्प है डेट म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसमें रिस्क काफ़ी कम होगा। एंड माइंड इट, काफ़ी कम होगा, शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप एवरेज रिटर्न यानी बैंक एफडी से रीजनेबली ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर विकल्प होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर आप बैंक एफडी से रीजनेबली ज़्यादा रिटर्न कमाने की इच्छा रखते हैं, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी स्कीम्स, because the only way to get higher return is to take higher risk. Our third element, risk. So there are different categories of mutual fund containing different amount of risk. आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं या कितना रिस्क ले सकते हैं, ये सबसे बेहतर तरीके से आप ही बता सकते हैं। बट हियर इज़ द कैच, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, तो द जनरल आंसर विच आई एम सपोज टू गेट इज़, भाई अगर चाहत की बात है तो चाहेंगे कि 0 रिस्क हो, तो मैं कहूँगा कि इस दैट केस आप बैंक एफडी में पैसा डाल दीजिए। तो आप कहेंगे कि लेकिन मुझे तो 10 से 12% का रिटर्न चाहिए, तो मैं कहूँगा ये तभी संभव है जबकि आप रिस्क लेना कबूल करें। हालांकि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उस प्रोडक्ट में निहित रिस्क को कम से कम कर सकता हूँ। तो आप कहेंगे अरे वाह, कैसे? आर फोर्थ एलिमेंट, इन्वेस्टमेंट होराइजन। इक्विटी मार्केट में रिस्क है क्योंकि ये ऊपर नीचे होता है और आपको डर लगता है कि व्हाट इफ मैंने लगाया यहाँ पे और मार्केट आ गया यहाँ पे, और ये डर आपका काफ़ी हद तक जायज़ है। बट अलाउ मी टू शो यू अनदर स्लाइड। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मार्केट हमेशा अपना पुराना पीक तोड़ता है। मार्केट को एक पीक से दूसरे पीक तक जाने में अलग अलग समय लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल BSE 100 के केस में इसको अपने एक पीक से दूसरे पीक तक जाने में एवरेज 7 ईयर्स लगते हैं। अब नाउ फॉर यू, व्हाट यू गेट एज अ कंपनसेशन फॉर स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर 7 ईयर्स is the average return of 12%.
नाउ अब आपको ये पता चल जाता है इससे कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट सरप्लस 7 साल के लिए है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होगा लार्ज कैप। सो आई थिंक यू आर ऑल सेट। आपको पता चल गया है कि आपके पास टाइम कितना है, पैसा कितना है और आप किस प्रोडक्ट में पैसा लगा सकते हैं। वेल नो, द लास्ट एलिमेंट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल एलिमेंट, स्कीम सिलेक्शन। नाउ दैट्स अ ट्रिकी पार्ट। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि देयर आर मल्टीपल स्कीम्स इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। उनमें से कौन सी स्कीम आपको सिलेक्ट करनी है ये आपको ढूंढना होता है। देखा जाए तो ये समझा जाता है कि ये बहुत आसान है, बिकॉज फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर लाइक मी, मैं जाऊंगा, देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल जिन पे जाके मैं म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं उसमें लार्ज कैप कैटेगरी पे फिल्टर मारूंगा और देख लूँगा कि कौन सी स्कीम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसमें पैसा डाल दूंगा। सो फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर परफॉर्मेंस मीन्स पास्ट रिटर्न्स। लेकिन इतना आसान होता नहीं है स्कीम सिलेक्शन। आई ओनली विश कि इतना आसान होता। किसी स्कीम को सिलेक्ट या रिजेक्ट करने के एंड रीजंस हो सकते हैं। आपका रीज़न क्या है ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपका रीज़न क्या होना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। सो अगर आप लार्ज कैप में डालने का फैसला ले चुके हैं तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि लार्ज कैप में 7 साल में 12% से ऊपर का रिटर्न जिस भी स्कीम ने दिया है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्कीम इवैल्यूएशन के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि ये पार्ट आप अपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है या फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसको हैंडल करने दें। जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो ये थी कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। बिफोर आई लीव, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट to like, share and subscribe our channel. This is Sharad Mindal signing off for today. नाम तो आपने सुना